दोस्तों, इस शो में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे हिजाब के बारे में, क्योंकि अभी कर्नाटक में हिजाब का मुद्दा बहुत गरमाया हुआ है और इसके साथ साथ कुछ ध्रुवीकरण की कोशिशें भी की जा रही हैं और दोनों तरफ से मामले में ये मामला तूल पकड़ रहा है। अब क्या हुआ यूं कि उडुपी के एक गर्ल्स कॉलेज में, जूनियर कॉलेज में, जहां कुछ लड़कियां पहले से घर से स्कूल हिजाब वगैरह पहन के आती थी और स्कूल में आने के बाद, कॉलेज में आने के बाद, क्लासरूम में जाने के पहले क्लासरूम में वो हिजाब को निकाल देती थी। बाद में उन्होंने किसी कारणों से आग्रह किया कि हम ये हिजाब पहन कर ही क्लास में बैठेंगे। अब यहाँ से समस्या चालू हो गई और कॉलेज की जो अथॉरिटीज़ थी उन्होंने सर्कुलर भी निकाला था कि हिजाब को क्लास में अलाउ नहीं करेंगे, क्लास में उसकी अनुमति नहीं दी जाएगी। तो इन लड़कियों ने भी जिद पकड़ ली और बाद में ये जिद का परिणाम ये हुआ कि जब लड़कियां एक बार कॉलेज में आई तो प्रिंसिपल ने गेट को बंद कर दिया। उसके बाद इसमें एबीवीपी कूद पड़ी और एबीवीपी कूदने के बाद उसने बहुत सारे नौजवानों को लाया। उसके बारे में एक वीडियो भी वायरल हुआ है जिसमें दिखा रहे हैं कि कैसे भगवे रंग की पगड़ियाँ, शॉल इस्तेमाल करने के बाद वो लोग उसको वापस जमा कर रहे हैं। मतलब एबीवीपी ने निश्चित रूप से जो काम किया वो बहुत एक निंदनीय काम था। उसमें एक लड़की मुस्कान जो अपना असाइनमेंट सबमिट करने जा रही थी, उसको घेर कर एबीवीपी के इन लोगों ने जय श्री राम के आक्रामक नारे लगाए, या कहूँ तो जय श्री राम के नारों को आक्रामक रूप से लगाया। लड़की को डराने की, मुस्कान को डराने की पूरी कोशिश की गई। मुस्कान ने भी पूरी हिम्मत से अल्लाहू अकबर कहकर जवाब दिया। अब इसी के साथ साथ फिर ये मामला कोर्ट में पहुंच गया। एक तरफ से तो ये बात आई कि लड़कियों को आज़ादी होनी चाहिए कि किस प्रकार का वो कपड़े, किस प्रकार के ड्रेस पहने, किस प्रकार से स्कूल में आएँ, कॉलेज में आएँ। ये इस मामले पर कर्नाटक के कोर्ट में जाकर ये सुनवाई हुई। कर्नाटक के कोर्ट में एक अंतरिम आदेश कल आया था कि स्कूल कॉलेज में किसी प्रकार के धार्मिक जो वस्त्र हैं, धार्मिक पहचान है, उनको इजाज़त नहीं दी जाएगी। अब इसके खिलाफ ये मामला आज सुप्रीम कोर्ट में इसकी सुनवाई चल रही है और उसका नतीजा आने के बाद फिर से हम इस पे बारे में सोचेंगे। पर ये हिजाब का मामला क्या है? क्या हिजाब सदियों से ऐसा रहा है? तो पहले बता दूं कि बुर्का, अबाया, हिजाब ये जो कई मुस्लिम देशों में प्रचलित हैं, कई मुस्लिम समाज इसको अडॉप्ट करते हैं, ये पूरी पुरानी परंपरा नहीं है। और एक बात कहा जाए तो वैसे तो ये परंपराएं, बुर्के की परंपरा, वील की परंपरा, पर्दे की परंपरा, ये इस्लाम से भी पुरानी हैं। और पहले कुछ जो देश थे उन देशों में जैसे मेसोपोटामिया, बाइजेंटाइन, ग्रीक और पर्शिया, इन देशों में ये जो संभ्रांत औरतें होती थी, राज परिवार की औरतें थी, वो अपने ओहदे को दिखाने के लिए इस प्रकार के वस्त्रों का इस्तेमाल करती थी।
बाद में तो ये भी कानून आया कि इसको कौन पहन सकता है, कौन नहीं पहन सकता। मोहम्मद साहब के आने के बाद कुरान में जो आदेश दिए हैं उसको भी हम थोड़ा समझ लें। इसके बारे में भी कई जो इसके विद्वान हैं, इस्लाम के विद्वान हैं, उनकी अलग अलग राय है। एक विद्वान कहते हैं कि जब लड़की उम्र में आ जाए या प्यूबर्टी के बाद नेक लाइन के ऊपर पूरा ढकना चाहिए, पर जबकि बाकी इस्लाम के विद्वान कहते हैं कि इस प्रकार का कोई आदेश इस्लाम में नहीं है। मोहम्मद साहब का केवल इतना कहना है कि अंग्रेज़ी में जिसको कहते हैं मॉडेस्टी, आपके कपड़े मॉडेस्ट होना चाहिए, आपकी नज़र नीची होना चाहिए, केवल इसी प्रकार का आदेश है। उसमें बुर्का अबाया का कुरान में किसी प्रकार का उल्लेख नहीं है। और हिजाब का जो उल्लेख है, हिजाब का मतलब जहाँ जो आया है वो हिजाब शब्द ये कुरान में 7 बार आता है और उसका मतलब होता है पार्टीशन या एक चीज़ को अलग करना। और उसमें इस प्रकार की कोई बात नहीं है कि आप किस प्रकार से अपने शरीर को ढकें। तो कपड़ों के बारे में कुरान का इस प्रकार से कोई आग्रह नहीं है। और जहाँ तक हम अपनी परंपरा को भी देखें, बुर्का, अबाया और दूसरी चीज़ों का प्रचलन जगह जगह है, पर भारत में ये 1990 के बाद, 1990 के दशक के बाद इसका प्रचलन होना बढ़ गया है। मेरा खुद का अनुभव ये रहा है कि 1992 में जब बाबरी मस्जिद को शहीद किया गया, उसके बाद कई मुसलमान लड़कियों को इस प्रकार का एक आग्रह किया जाने लग गया, उन पर एक बंदिश लाने लग गई उनके परिवारों द्वारा कि आपको बुर्का पहनना ज़रूरी है, ये हमारे धर्म की पहचान है। दूसरा जो बुर्का और अबाया या तीसरी चीज़ें, ये इसका थोड़ा अरब से भी प्रभाव आया है। जब से यहाँ के लोग गल्फ़ देशों में जाकर नौकरी करने लगे हैं, वहाँ से आने के बाद भी इसका प्रभाव बढ़ा है। अब ये एक कॉन्ट्राडिक्टरी बात है, अंतर्विरोधी बात है कि आज उसी सऊदी अरेबिया में मोहम्मद बिन सलमान जो वहाँ के राजकुमार हैं, उन्होंने एक आदेश निकाला है कि किसी प्रकार का बुर्का, हिजाब ये पहनना हमारे देश में ज़रूरी नहीं है। पर उसके प्रभाव में आकर यहाँ उसका विस्तार होता गया। और दूसरा भी आपको बता दूं कि 1990 के दशक में ही, 1990 के दशक तक कश्मीर में किसी प्रकार के बुर्के का और हिजाब का इस्तेमाल नहीं होता था। 1980 के दशक से कश्मीर में सांप्रदायिकता बढ़नी चालू हुई और 1990 के दशक में ऐसे फंडामेंटलिस्ट ग्रुप आ गए, जैसे आसिया अंद्राबी नाम की एक महिला थी, वो एक ग्रुप से जुड़ी थी और उन्होंने मुसलमान औरतों को धमकाया, डराया कि अगर आप इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे तो आपके चेहरे पर तेज़ाब फेंक देंगे, और दूसरी प्रकार से उनको डराया गया। यानी 1990 के दशक तक कश्मीर में जो मुस्लिम मेजॉरिटी प्रदेश है, वहाँ भी इस प्रकार की कोई परंपरा नहीं थी। अब आज हम एक दुविधा में हैं। दुविधा में ऐसी है कि कई स्कूलों में, वैसे स्कूलों को अधिकार है, जूनियर कॉलेजेस को अधिकार है कि वो अपने कॉलेजेस में और दूसरी जगह पर यूनिफॉर्म को लागू करें, और ये यूनिफॉर्म जो होना चाहिए ये धर्मनिरपेक्ष होना चाहिए। धर्म के आधार पे यूनिफॉर्म की कल्पना नहीं की जा सकती। अब इसमें और भी मुद्दे जुड़े हुए हैं। दूसरे धर्म के भी कई लोग अपनी पहचान को पहन कर आते हैं, जैसे सिख लोगों में पगड़ी का बहुत प्रचलन है, उसके बगैर तो आप सिख की कल्पना नहीं कर सकते। क्रिश्चियन लोग क्रूसीफिक्स, क्रॉस लगाते हैं, पर वो एक छोटी सी चीज़ है, वो दिखती नहीं है। कई हिंदू लड़कियां बिंदी और सिंदूर लगाती हैं, वो भी एक चीज़ है। जबकि हिजाब एक मुख्य रूप से दिख जाता है और बुर्का तो और भी मुख्य रूप से दिख जाता है। तो अब सवाल है कि सुप्रीम कोर्ट क्या निर्देश देगा, इसका तो इंतज़ार है। पर जैसे कर्नाटक के कोर्ट ने जो आदेश दिया है कि स्कूलों में किसी प्रकार की भी धर्म की पहचान के यूनिफॉर्म को स्वीकार नहीं दिया जाना चाहिए, उसका अगर उसी प्रकार का जजमेंट आया तो मुस्लिम कम्युनिटी पर क्या प्रभाव हो सकता है। निश्चित रूप से आज हिंदू सांप्रदायिकता बहुत आक्रामक रुख अख्तियार कर रही है और उसी के समांतर मुस्लिम्स के अंडर भी
कुछ फंडामेंटलिस्ट ग्रुप बहुत मजबूत हो रहे हैं। ये भी देखने में आया है कि अभी कई प्रगतिशील महिलाओं ने एक स्टेटमेंट जारी करके ये कहा है कि लड़कियों को पूरी आज़ादी होना चाहिए कि वो किस प्रकार का ड्रेस पहने, ये उनकी चॉइस है। पर इसमें एक बात और जोड़नी चाहिए कि जब 5 साल 6 साल की मुसलमान लड़कियों को हिजाब पहनाया जाता है, उन्हें दूसरे प्रकार के बंधन लाए जाते हैं, तो उनकी एक प्रकार से कंडीशनिंग हो जाती है। वो एक प्रकार से इस प्रकार के वस्त्रों में कंडीशनड हो जाते हैं और इसीलिए ये फ्री इन्फॉर्म्ड चॉइस यानी स्वतंत्र रूप से इस निष्कर्ष पर आए हैं या उनके समाज में कोई ऐसी परिस्थिति पैदा की है जिसके कारण वो इस प्रकार के ड्रेस को, हिजाब को, बुर्के को, अबाया को एक ज़रूरी चीज़ समझ रहे हैं। ये एक सोचने की बात है। मैं इस बात को मानता हूँ कि एक डरे हुए समाज में जो भारत में मुसलमान हैं, भारत में जिस प्रकार से मुसलमानों के खिलाफ सांप्रदायिकता बढ़ाई गई है, सुल्ली डील्स, बुल्ली बाई ऐप आए हैं, लव जिहाद के नाम पे मुसलमान और लोगों को डराने की कोशिश की जा रही है, तो ये बात तो मैं स्वीकार करता हूँ कि मुस्लिम कम्युनिटी के अंदर डर बहुत है, असुरक्षितता बहुत है। और उसी के साथ मैं ये भी मानता हूँ कि जहाँ डर और असुरक्षितता होती है वहाँ फंडामेंटलिज्म, मूल तत्ववाद ज़्यादा तेज़ी से पनपता है और जड़ें गहरी कर लेता है। तो आज हमें किस रास्ते पर जाना है, ये एक चुनाव करना चाहिए। अगर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आता है तो उसका तो हमें एक इंतज़ार है, पर निश्चित रूप से इस बात को हमें मानना चाहिए कि जो एक बात छोटी मुस्लिम लड़कियों पर जो बंधन लगाए जाते हैं कपड़ों के आधार पे, वो निश्चित रूप से रोके जाना चाहिए। बड़े होकर वो किस प्रकार का खुद होकर चुनाव करती हैं वो एक अलग बात है। फ्री चॉइस इज़ अ डिफरेंट थिंग। जो यहाँ मामला मिला जुला है, फ्री चॉइस से ज़्यादा बचपन से ही उन पर जो बंधन डाले जाते हैं ये उसका भी मामला है। और दूसरा ये भी देखना चाहिए कि आज जो भी धर्म के नाम की राजनीति है, वो हिंदू धर्म में हो, इस्लाम में हो या क्रिश्चियन धर्म में हो, वहाँ स्त्रियों के ऊपर बंधन ज़्यादा लगाए जाते हैं। और दूसरी बात ये भी है कि अब जब हम आज हिजाब के बारे में बात कर रहे हैं तो थोड़ा सोचने की ज़रूरत है कि हमारी लड़कियों को शिक्षा ज़्यादा ज़रूरी है और उस पे ही प्राथमिकता देनी चाहिए। और यहाँ ये भी बात बता दूँ कि इस्लाम के कई स्कॉलर्स आज बताते हैं कि जैसे मैंने बताया, सऊदी अरेबिया में भी अभी इस बंधन को निकाल दिया गया है और दूसरे कई देश हैं, अज़रबैजान, ट्यूनीशिया, टर्की, इंडोनेशिया का एक प्रांत असे को छोड़कर मलेशिया, मोरक्को और इन देशों में हिजाब को बैन कर दिया गया है। ये भी मुस्लिम प्रधान देश हैं, उन्हें नहीं लगता कि ये चीज़ें ज़रूरी है। कई जगहों पर, कई मुस्लिम देशों में इसका कंपल्शन भी है और हमें अपना फ़ैसला लेना चाहिए कि वास्तव में अगर हमारे समाज को प्रगति करना है तो शिक्षा पर ज़्यादा जोर देना चाहिए। और ये बात भी निर्विवाद है कि स्कूल के अंदर जो, कॉलेज के अंदर जो नियम हैं उन्हें स्वीकार करके हमें प्रेरित करना चाहिए कि हमारी लड़कियां मुस्लिम परिवारों में जो हैं, हिंदू परिवारों में जो हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा स्कूल की शिक्षा, कॉलेज की शिक्षा ग्रहण करें, आगे तरक्की करें। और ये जो हिजाब, बुर्का, अबाया का मामला है, ये निश्चित रूप से एक प्रकार से कंडीशनिंग की जाती है, एक प्रकार से लादा जाता है और उसमें कई जो कुरान की चीज़ों को भी बताया जाता है। पर जैसे मैंने बताया, कुरान के जो कई विद्वान हैं वो ये बताते हैं कि केवल इस्लाम में, कुरान में मॉडेस्टी, नम्रता, इस बात की जगह है और कोई विशेष प्रकार का ड्रेस कोड कुरान में तो नहीं दिया। तो खैर ये बात थोड़ी मुश्किल लगेगी स्वीकार करने की, पर सच्चाई यही है कि स्त्रियों को भी, लड़कियों को भी उसी प्रकार की आज़ादी से जीने का अधिकार है जिस प्रकार से लड़के जीते हैं, जिस प्रकार से पुरुष जीते हैं। और स्त्रियों पर ज़्यादा बंधन लगाना ये उनके पूरे विकास के लिए एक
अवरोध है जिसका हमें विरोध करना चाहिए। इसी बात का फ़ायदा लेकर हिंदू सांप्रदायिक ताकतें, एबीवीपी वगैरह इस पर जोर डालेंगे, समाज पर आक्रमण करने की कोशिश करेंगे, तो उसका भी हमको एक मुकाबला करके सही रास्ते पर जाने की ज़रूरत है। और सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले को जिस प्रकार से भी आया पूरी तौर से स्वीकार करना चाहिए। जैसे हमने पहले देखा शाहबानो के केस में, इस फैसले को, सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले को राजीव गांधी ने न्यूट्रलाइज़ कर दिया पार्लियामेंट के माध्यम से, और उसके बाद मुख्य सांप्रदायिक ताकतों को एक बहाना मिल गया समाज को पोलराइज़ करने के लिए। तो आज हिजाब को भी एक प्रकार से समाज में पोलराइज़ करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। ये निंदनीय है। हमें इन सब बातों से उठकर एक ऐसे समाज की तरफ चलना चाहिए जहाँ लड़कियाँ लड़के स्वतंत्र रूप से विकसित हों, अपनी शिक्षा को प्राप्त करें और समाज में विकास करने की कोशिश करें। मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा। इसको आप फॉरवर्ड कीजिए। आपका बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया।